So this is another important news in which the former Delhi High Court judge, Justice Yashwant Verma, he has challenged the constitutional validity of in-house inquiry. इन हाउस इंक्वायरी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया कि ये फेयर नहीं है, ऐसा है। तो इसके क्या बेसिकली इश्यूज हैं क्या, और ये आपका देखो लीगल व्यू पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। लेट्स अंडरस्टैंड इट, अंडरस्टैंड दिस न्यूज फॉर वंस एंड फॉर ऑल। एक बार में ही आपका क्लियर कट हो जाना चाहिए। देखो, पहले मैं सिंपल वे से समझाता हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट को जज को रिमूव करना है, आपको इम्पीच करना है, वो तो प्यारे बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। वो क्या है का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बता रखा है कि भाई कैसे रिमूव होगा। और जजेस इंक्वायरी एक्ट है हमारे पास, ठीक है। जजेस इंक्वायरी एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था कि रिमूव करना, इम्पीच करना, तो पहले प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ेगा, वो हम सब डिस्कस करेंगे। हमारे पास आर्टिकल है 124, ठीक है, 124 है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए, 124 क्लॉज 4 एंड 124 क्लॉज 5। हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास 217 है आर्टिकल एंड 218। 218 में लिखा हुआ है कि जोन सा प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए हमने 124 में लिखा हुआ है, वो सेम प्रोसीजर एज इट इज हाई कोर्ट के जज। तो इसका मतलब सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है। द पॉइंट इज, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इंपीचमेंट को नहीं चैलेंज कर रहे हैं। वो पता है क्या चैलेंज कर रहे हैं? इन हाउस इंक्वायरी प्रोसेस। देखो, दो पैरेलल प्रोसेस होते हैं। एक होते हैं जुडिशियल इन हाउस इंक्वायरी। उसमें क्या होता है, देखो, ऑल द जुडिशियल कंडक्ट्स आर नॉट सफिशिएंट और आर नॉट, यू कैन से कि वैलिडली उन बेसिस पे एक जज को इम्पीच कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कंडक्ट्स तो माइनर भी होते हैं, मिसकंडक्ट्स। आई विल नॉट से मिसकंडक्ट्स बोलूंगा मैं। कुछ मिसकंडक्ट ऐसे भी होते हैं जिन पे हमें इतना बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए कि हम उसको इम्पीच कर दें, बट उनके ऊपर कोई ना कोई तो एक्शन लेना ही चाहिए। तो उसके लिए फिर हमारी जुडिशरी ने अपनी इंस्टीट्यूशनल जो ये जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी आपको पता है कि 4 पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के। तो जुडिशरी एक बहुत बड़ा पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का। तो उसको अपनी इंस्टीट्यूशनल मेरिट को बचाए रखने के लिए कि हम एक फेयर इंस्टीट्यूशन है, हम यहाँ न्याय देते हैं, तो अगर जजेस के ऊपर ही मिसकंडक्ट के एलिगेशन हैं तो उनके ऊपर एक्शन लेने का पावर होनी चाहिए नहीं। क्योंकि देखो, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट नहीं लेगी जजेस के ऊपर एक्शन, गवर्नमेंट ले नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ना तो अपॉइंट करती है, कॉलेजियम सिस्टम हमने देखा था। गवर्नमेंट ना तो रिमूव कर सकती है, ये पार्लियामेंट के अंदर प्रोसेस चलेगा। और वो भी आपको मैंने अभी बताया, जब हम इलेक्शन कमीशन में हमने कहा कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तो वहां पर तो पार्लियामेंट के पास पावर है, वो स्पेशल प्रोसीजर है। बट जुडिशियल मिसकंडक्ट को डील कौन करेगा? फिर गवर्नमेंट नहीं डील करेगी तो कौन करेगी? जुडिशरी करेगी। जुडिशरी ने किसको इवॉल्व किया? इन हाउस इंक्वायरी को। उन्होंने बोला कि कुछ मिसकंडक्ट ऐसे होते हैं जो इतने सीरियस नहीं होते कि हम इम्पीच कर दें, उनको हम डांट फटकार लगा सकते हैं, जज के ऊपर कोई नॉर्मल एक्शन ले सकते हैं, बट इम्पीच नहीं करना चाहिए। तो देखो, दो प्रोसेस है। जस्टिस यशवंत वर्मा जी जो थे, इनके एलिजिडली इनके घर से क्या मिला था, इनके घर के आउट हाउस से आग लग गई थी। वहां पर आग लग गई तो फायर फाइटर्स आए, तो वो आग बुझा रहे थे, तो वहां पर कैश मिला बहुत सारा। तो उन्होंने वीडियो बनाई एंड उसके बाद ये इशू बड़ा ही जो है न्यूज में आया, एंड ब्रेकअप हुआ ये बहुत सारा इशू। एंड फाइनली जब कंप्लेंट सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना उनके पास गई, तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, उपाध्याय जी हैं उनका नेम, तो उनको बोला कि आप इन हाउस इंक्वायरी करिए। इन हाउस इंक्वायरी के अंदर 3 मेंबर बॉडी होती है। सुन लो ध्यान से। संजीव खन्ना जो पुराने हमारे, उन्होंने बेसिकली उन्होंने इनके अगेंस्ट इन हाउस इंक्वायरी बिठाई थी। इन हाउस इंक्वायरी मैंने आपको बोला है कि ये एक सेपरेट प्रोसीजर है। इन हाउस इंक्वायरी के अंदर 3 जजेस बैठते हैं, 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठते हैं, एक हाई कोर्ट के जज बैठते हैं, आई थिंक, देख लेते हैं हम, 3 बैठते हैं। तीनों का काम होता है कि आप इंक्वायरी करिए, जज के अगेंस्ट जो एलिगेशंस हैं वो आप प्रोब करिए, इन्वेस्टिगेट। बट ये ना एक ट्रायल की तरह नहीं होता कि वो एविडेंस ले, क्रॉस एग्जामिनेशन हो। जो एक ट्रायल होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो जिसके ऊपर एक्यूजेशन होती है उसको भी अपने एविडेंस रखने का मौका दिया जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन ये सब होती है कि एक बंदे विटनेस आया, गवाह आया, उसकी एग्जामिनेशन हुई, देन उसी पार्टी ने उसकी क्या करी, ऑपोजिट पार्टी ने उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करी, ठीक है। तो ये एक डिटेल प्रोसेस होता है ट्रायल का। बट ये जो इन हाउस इंक्वायरी का प्रोसेस होता है ना, ये इतना डिटेल नहीं होता। इनका मेन पर्पस होता है कि आप ये इंक्वायरी करिए, फाइंडिंग अपनी दीजिए अपनी रिपोर्ट के अंदर। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जज को सुनना ही नहीं है, जज को सुनना है, अपना पक्ष रखने के मौका देना है। तो ये इन हाउस इंक्वायरी ने अपना
फैसला सुनाया, रिपोर्ट दी, और दे हेल्ड जस्टिस यशवंत वर्मा गिल्टी, कि भाई इन्होंने कुछ मिसकंडक्ट किया है इन्होंने। एंड उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना, ये जो थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने इनको रेकमेंड, फिर वो क्या होता है कि जब इंक्वायरी आ गई, अब इंक्वायरी में अगर तो ये प्रूव हो गया कि हाँ ये है और वो सीरियस मिसकंडक्ट है, फिर तो वो कहते हैं कि आप रिजाइन दे दो। क्या दे दो आप? जज को बोलते हैं यू आप रिजाइन दे दो, क्योंकि खुद तो वो रिमूव नहीं ना कर सकते, रिमूव करने का प्रोसेस तो कहाँ है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। तो या तो वो कहेंगे भी आप रिजाइन दे दो, अगर छोटा मिसकंडक्ट है तो डांट फटकार लगाई जाएगी, वार्निंग दी जाएगी, हाँ कुछ ना कुछ उसको डांट फटकार लगा के थोड़ा सा उसको पता चलना चाहिए कि डिसिप्लिन में रहना है, ऐसे मिसकंडक्ट नहीं करने हैं। बट अब उनको लगा है ही इतना सीरियस, तो उन्होंने बोला कि आप क्या कर दो, आप रिजाइन। पहला एक्शन तो ये है कि आप रिजाइन करो। अगर जज मना कर दे कि मैं नहीं रिजाइन करता, जैसे कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने बोला कि आई विल नॉट रिजाइन, देन सीजीआई रेकमेंड्स टू द पार्लियामेंट, टू द प्रेसिडेंट। इस केस में प्राइम मिनिस्टर को भेजी थी, ये भी इशू आएगा कि प्राइम मिनिस्टर को क्यों भेजा। प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन जाती है कि आप पार्लियामेंट के अंदर क्या स्टार्ट करिए, इम्पीचमेंट प्रोसीजर स्टार्ट करिए, द जज इज नॉट विलिंग टू रिजाइन। तो फिर वो इम्पीचमेंट प्रोसेस पार्लियामेंट में जाता है, एंड पार्लियामेंट के अंदर वो सारा प्रोसेस हम देखेंगे क्या होता है, जो कि यशवंत वर्मा जी के केस में स्टार्ट हो गया है। नहीं, ज्वाइंट सेशन नहीं होता, अलग अलग, ठीक है। और उसमें हम देखेंगे कि कितने प्रपोजल्स होने चाहिए उस मोशन को एक्सेप्ट करने के लिए, सारा डिटेल प्रोसेस अभी हम देखेंगे। लोकसभा के अंदर 145 एमपीस ने सपोर्ट किया है इसको, जो ये इनके रिमूवल मोशन को, एंड राज्यसभा के अंदर 50 एमपीस ने सपोर्ट किया है। तो मतलब दोनों हाउसेज में इंट्रोड्यूस तो हो गया है ये मोशन। अब मोशन इंट्रोड्यूस हो गया है, तो उसके बाद मोशन जब 50 एमपीस ने सपोर्ट करना होता है, उसके बाद भी स्पीकर की लोकसभा के अंदर अथॉरिटी होती है, स्पीकर चाहे वो मोशन एक्सेप्ट करे या फिर रिफ्यूज कर दे, ये भी पावर होती है स्पीकर के पास। अगर स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद वहां पर एक इंक्वायरी कमेटी अलग से बैठती है। ये कौन सी है? ये अलग इन हाउस इंक्वायरी है, वहां पर अलग से बैठेगी। वहां पर कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट और एक सुप्रीम कोर्ट के जज, तीन तीन होंगे वहां पर। अब ये जो कमेटी बैठेगी इम्पीचमेंट प्रोसेस के दौरान, इसको बोलते हैं फैक्ट फाइंडिंग कमीशन। यहाँ पर तो प्रॉपर एविडेंस लिए जाएंगे, प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रॉपर एग्जामिनेशन होगा, जज को अपने एविडेंस रखने का मौका दिया जाएगा, सारा कुछ ये डिटेल होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, ये बहुत डिटेल होता है। फाइनली जब ये जो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उन्होंने बोला कि ये गिल्टी है फाइनली, क्योंकि एविडेंस ले लिया ना, अब एविडेंस बेस पे हुआ है ये सारा कुछ। अब ये पार्लियामेंट के अंदर रिपोर्ट टेबल की जाएगी, पार्लियामेंट इसको डिस्कस करने के बाद इसको पास करेगी। अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया तो लोकसभा से पास हो गया, देन सेम चीज कहां पर होगी? राज्यसभा में पास होगी। पर याद रहे कि ये सेम सेशन के अंदर पास हो गए, प्रेसिडेंट से असेंट मिल जानी चाहिए, साइन होना चाहिए प्रेसिडेंट से बेसिकली, सेम सेशन में। जैसे मॉनसून सेशन के अंदर है, ऐसा नहीं कि मॉनसून सेशन के अंदर एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे हाउस ने अलग से, जब विंटर सेशन आएगा अगला तो वहां पर फिर नहीं, सेम सेशन के अंदर होना चाहिए पास, और प्रेसिडेंट भी उसको उसी सेशन के अंदर अप्रूव कर दे, फिर वो रिमूव हो जाता है। आज तक दो जजेस हैं जिनके ऊपर ये इम्पीचमेंट मोशन चलाया गया था, एक रामास्वामी, ठीक है, और एक सौमित्रा सेन। तो रामास्वामी जी का तो उन्होंने फेस किया था, बट वो अल्टीमेटली डिफीट हो गया था क्योंकि मेंबर्स, सुमित्रा सेन की लोकसभा में पास हो गया था, जब राज्यसभा में पेंडिंग था उन्होंने पहले रिजाइन दे दिया था टू एस्केप द इग्नोमिनी ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज टू बी इम्पीच्ड। उन्होंने बोला ये बदनामी कौन खटेगा कि मैं पहले रिजाइन दे देता हूँ, ठीक है। हाई कोर्ट का कोई भी जज आज तक इम्पीच नहीं हुआ है, ऐसा कोई, ये पहले हाई कोर्ट के जज है जिनके खिलाफ ये इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब वी रामास्वामी अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कपिल सिब्बल जी आए हैं लड़ने के लिए केस, किसका? यशवंत वर्मा जी की तरफ से। उन्होंने चैलेंज किसको किया है? चैलेंज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को नहीं किया है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस। उन्होंने बोला जो इन हाउस इंक्वायरी का प्रोसेस है सर वो सही नहीं है, क्योंकि कमेटी ने सर ये फाइंड नहीं किया कि कैश किसका है, कैश आया कहां से। अगर वो कह रहे हैं कि ये तो पहले बताओ तो सही, फिर आया कहां से, किसका है ये कुछ नहीं बताया। उनके 9 ऑब्जेक्शंस हैं, 9 ऑब्जेक्शंस हम डिस्कस करेंगे, फिर फाइनली इस न्यूज पे आएंगे कि फिर ये सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस न्यूज के अंदर। समझ में आई बात? चलिए आइए इसको देखते हैं हम। चलिए, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस इन इंडिया, लेट्स सी दिस न्यूज, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस इन इंडिया। So, Union Parliamentary Affairs Minister announced that over 100 members of Parliament MPs have signed a notice to initiate an impeachment motion against Justice यशवंत वर्मा। तो मैंने बोला 145 लोकसभा में थे, 50 MPs राज्यसभा के अंदर। The motion comes the motion comes after a judicial panel indicted, judicial panel कौन सा? इन हाउस इंक्वायरी,
indicted the Justice Verma over sacks of burnt currency found at his residence during a fire in March 2025. Chief Justice Sanjeev Khanna recommended his removal, but Justice Verma refused to resign and instead challenged the finding in the Supreme Court of India. जो अब challenge चल रहा है, समझ में आई बात या नहीं? जो अब challenge चल रहा है. Now moving ahead, what is the impeachment process of judges in India? What is the impeachment process? The word impeachment is not directly used in the Constitution of India. Impeachment word कहीं भी Constitution में use नहीं किया गया है. And it's the common term for the formal process to remove the judge of the Supreme Court or High Court for दो grounds हैं. कौन से बताओ? Proved misbehavior and incapacity. The process is meant to protect the judicial integrity without allowing the political interference. तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं, गवर्नमेंट ऐसे अपनी मर्जी से नहीं किसी को भी रिमूव कर सकती. कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस बताइए कौन सा है? आर्टिकल 124 क्लॉज 4 along with the ये, और इसके साथ क्या है बताओ? 124 क्लॉज 4 तो ये है, बट जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968. मैंने आपको बोला था इसके अंदर प्रोसीजर दे रखा है कि कैसे होगा. पहले इतने मेंबर सपोर्ट करे, फिर स्पीकर के पास जाएगा, फिर स्पीकर उसको एडमिट करेगा या नहीं करेगा, ये सारा दे रखा है. इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर रिमूविंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस के लिए कौन सा है बताइए? आर्टिकल 218 एक्सटेंड दिस प्रोविजन टू द हाई कोर्ट जजेस. यहाँ लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के जज को भी रिमूव करने का ये सेम प्रोसीजर है. जजेस कैन बी रिमूव फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब होता है सीरियस एथिकल मिसकंडक्ट या फिर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. एंड इनकैपेसिटी का मतलब होता है इनएबिलिटी टू डिस्चार्ज द ड्यूटी ड्यू टू फिजिकल और मेंटल रीजंस. नाउ मूविंग अहेड, इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होता है देखिए जरा आप. द इम्पीचमेंट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस कहां पर बताइए? इन ईदर हाउस, चाहे लोकसभा में चाहे जहां मर्जी इंट्रोड्यूस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जबकि मनी बिल जब हम पढ़ेंगे, मनी बिल होता है तो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा. यस, वेरी गुड. तो यहाँ पर इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा. इट मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ, देखिए कितना, एटलीस्ट 100 एमपीज इन द लोकसभा और 50 एमपीज इन द, तो लोकसभा में 145 ने सपोर्ट किया है. हाँ, दिस मोशन कैन बी प्रोसीडेड ओनली इफ, ये मोशन अगर मान लो इतने एमपीज ने साइन करके दे भी दिया, बट फिर भी ये स्पीकर की अथॉरिटी है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, ओनली इफ एक्सेप्टेड बाय द स्पीकर और द चेयरमैन इन द राज्यसभा, डेप्टी चेयरमैन. देन उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? इंक्वायरी कमेटी. तो ये तो हो गया हमारा 124 कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर दे रखी है. बट ये प्रोसीजर क्या होगा? द 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी, इज सेटअप अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968. इट इंक्लूड्स कौन कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट जज या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और मैं बोला था सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जज, या फिर और दूसरा मेंबर कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट. 3 याद रखने आपको, या तो सीजीआई या सीजीआई की जगह पर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज. दूसरा मेंबर कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. मेनली उसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं जिस हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर रहे हैं. और थर्ड कौन होता है? क्या? एमिनेंट ज्यूरिस्ट. जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है ये रेगुलेट करता है प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ द हाई कोर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. तो ये हमने ये देखो जो लिखा है ना 100 मेंबर सपोर्ट करेंगे, ये इसी लॉ के अंदर लिखा हुआ है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर लिखा हुआ है. ये जब ये स्पीकर चेयरमैन ने अप्रूव कर लिया, एडमिट कर लिया मोशन, उसकी डिस्क्रिप्शन है. देन इफ एडमिटेड, स्पीकर जो है क्या बनाएगा? 3 मेंबर कमेटी. 3 मेंबर कमेटी जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आपने देख लिया. अगर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, और मैंने आपको बोला है कि ये डिटेल होता है, इसके अंदर विटनेस को एग्जामिनेशन, एविडेंस लिए जाएंगे, सारा कुछ किया जाएगा. अगर इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर उसको गिल्टी पाया मिसबिहेवियर के लिए, फिर ये इसकी रिपोर्ट जो है इट विल बी टेकन अप फॉर द कंसिडरेशन फॉर द मोशन. ये हाउस के अंदर डिस्कस किया जाएगा, इसके ऊपर वोटिंग स्टार्ट होगी. देन आगे लिखे कमेटी रिपोर्ट एंड पास. द कमेटी सबमिट्स इट्स फाइंडिंग टू द हाउस दैट इनिशिएटेड द मोशन. तो उस हाउस के अंदर सबमिट की जाएगी. इफ द जज इज फाउंड गिल्टी, द मैटर इज डिबेटेड इन बोथ द हाउसेस. रिमूवल ऑफ द जज रिक्वायर्स कौन सी मेजॉरिटी? स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. ये देखो वर्ड क्या लिखा है? ड्यूरिंग द same session. This means the motion must be passed by an absolute majority, 50% of the total membership, and 2/3 of the member present and voting. This I have already told you. Then finally, the constitution provides that based on the motion passed by both the houses, the यहाँ पर लिखा है judge can be removed only by an order of the president. जो है उसके ऊपर अप्रूवल दे दे, अपना साइन दे दे तब. After the motion is passed by each the houses of the parliament, special majority हो गया, then it is presented to the parliament. President pass करता है an order removing the judge. Then the procedure for impeachment of the judge of the high court is the same that of the supreme court. ये हमने कर लिया. किसमें? जैसे आपने कहा ना कि जो चीफ जस्टिस है
वो दे दिए, वैसे ही दे दिया होगा, प्रेसिडेंट को दे दो या प्राइम मिनिस्टर को दे दो, इसके ऊपर भी इशू रेज हुआ हुआ, देखते हैं हम। ड्रॉबैक क्या है इम्पीचमेंट प्रोसेस के, ये बताओ जरा, ड्रॉबैक क्या है? अगर जज इम्पीचमेंट से पहले क्या दे दे, रिजाइन दे दे, तो उस इम्पीचमेंट का तो खत्म हो गई, इम्पीचमेंट तो हो ही नहीं सकती। देन नो जज इन इंडिया हैज बीन सक्सेसफुली इम्पीच्ड सिंस इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये वोटिंग थ्रेशोल्ड इतना तगड़ा है कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए ऑपोजिशन मेंबर्स को भी, तो वो तो ठीक है, फिर जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी भी है। देन आगे देखिए प्लीज, नोटेबल इम्पीचमेंट कौन से हैं बताइए। जस्टिस वी रामास्वामी 1993 के अंदर, एंड इनके लिए गिल्टी थे मिसयूज ऑफ फंड्स, इन्होंने इनके ऊपर ये एलिगेशन था, बट ये द इट वाज फेल्ड इन लोकसभा क्योंकि एब्सटेंशन हो गई थी। एंड दूसरे कौन थे, सुमित्रा सेन, इन्होंने पहले रिजाइन दे दिया था, राज्यसभा ने पास कर दिया था, लोकसभा से पहले इन्होंने क्या दे दिया था, रिजाइन दे दिया था। नाउ मूविंग हेड, अब आप देखें ये जो आपका चैलेंज चल रहा है, ये है मेन चैलेंज जो हमने डिस्कस करना है। Judiciary in-house inquiry. Chief Justice of India Sanjeev Khanna has initiated an unprecedented 3-member in-house inquiry into the दिल्ली हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा केस। इसके अंदर आपको नोट डाउन करना है कि जो इन हाउस इंक्वायरी के अंदर 3 मेंबर कमेटी थी, उनके अंदर कौन कौन से जजेस थे। तो आप देखिए यहाँ पर 2 हाईकोर्ट के जजेस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, उनका नेम क्या है, शील नागू। एक हिमाचल प्रदेश के जो चीफ जस्टिस है कौन, JS संधावालिया, और एक है जस्टिस अनु शिवा रमन, कर्नाटका हाईकोर्ट के जज। ये 3 थे जिनको इन, हाँ 2 नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, 2 चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड 1 हाई कोर्ट जज, ठीक है। देन इन हाउस इंक्वायरी आगे देखिए, ओरिजिन, अच्छा ये अब आपको नोट डाउन करना है कि ये जो इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ, ये कोई लॉ के अंदर भी नहीं दिया हुआ, तो ये जुडिशली इवॉल्व है, तो इसका मतलब ये जजमेंट्स के थ्रू इवॉल्व हुआ था, जैसे कोलिजियम सिस्टम में इवॉल्व हुआ था। तो आप यहाँ पर देखिए, कंप्लेंट अगेंस्ट जजेस आर नॉट लिमिटेड टू द पार्लियामेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी हम कंप्लेंट डाल सकते हैं, या हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी हम कंप्लेंट डाल सकते हैं किसी जज के खिलाफ। देन आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है द नीड फॉर इंटरनल मैकेनिज्म अरोज। सबसे पहले ये कब अरोज हुई थी, 1995 में। फाइनेंशियल इम्प्रॉपरिटी के एलिगेशन किसके ऊपर थे, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस टाइम कौन थे, AM भट्टाचार्य जी, उनके ऊपर ये फाइनेंशियल इम्प्रॉपरिटी के एलिगेशन थे। देन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आपका केस है कौन सा, ये नाम नोट डाउन करो, आप केस का नाम नोट डाउन करो, सी रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस AM भट्टाचार्य जी, 1995। फाइनेंशियल इम्प्रॉपरिटी का मतलब होता है फंड्स का मिसमैनेजमेंट, ठीक है। कोई फंड्स जैसे सुप्रीम कोर्ट के डिस्पोजल पे कई होते हैं ना, तो वो फाइनेंशियल इम्प्रॉपरिटी का मतलब होता है कि फंड्स का मिसमैनेजमेंट। तो ये केस का नाम आपको याद रखना है कि सबसे पहले कौन से केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कोई इन हाउस मैकेनिज्म हो सकता है, बिकॉज देयर इज अ गैप बिटवीन बैड बिहेवियर एंड इम्पीचेबल मिसबिहेवियर। इम्पीचेबल मतलब जिसमें उसको हटा ही दो, और एक होता है बैड मिसबिहेवियर, ठीक है। तो ये इम्पीच करने के लिए तो आर्टिकल 124 अभी हमने पढ़ा ही है। देन उसके बाद फिर 1997 के अंदर एक 5-मेंबर कमेटी बनाई गई, जिसको बोला गया कि आप एक इंटरनल मैकेनिज्म बनाइए एंड फॉर जुडिशियल मिसकंडक्ट, एंड इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी अक्टूबर 1997 में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अडॉप्ट कर लिया दिसंबर 1999 में। जुडिशियल इन हाउस इंक्वायरी का प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया। देन उसके बाद 2014 के अंदर एक और केस आया, और इस प्रोसेस को थोड़ा और इम्प्रूव किया गया, और उस केस का नाम है, अगर आप देखेंगे, इन 2014 सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल की गई थी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज ने, हाँ, लेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू रिफाइन द, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज ने सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल की थी, जिसकी वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिफाइन किया, और उस केस का क्या नाम है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक्स, क्योंकि नेम तो बताना नहीं, वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। हाँ मतलब वो सेशन जज की, लेडी कोर्ट जो लेडी जज थी वो सेशन जज की थी, और उन्होंने हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट ये कंप्लेंट फाइल की होगी। जस्टिस यहाँ पर देखो, उस टाइम पे इन्होंने रिफाइन किया इसको इस केस के अंदर, और कौन थे उस टाइम जस्टिस, जस्टिस JS खेहर, ठीक है, और ये अरुण मिश्रा। 7 स्टेप प्रोसेस इन्होंने आउटलाइन किया, इसको रिफाइन किया। आपको ये याद रखना है कि 2 कौन से केसेस थे। देन नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे फेयर नहीं है, अभी हम देखते हैं कि क्या उनके एलिगेशन है, जस्ट वेट। देन रिसीविंग द कंप्लेंट, कंप्लेंट में बी मेड टू द, अब ये प्रोसेस क्या है बताइए, इन हाउस इंक्वायरी का कंप्लेंट कहाँ जाएगी, CJ के या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर प्रेसिडेंट के पास गई है, तो वो कहाँ फॉरवर्ड करेंगे कंप्लेंट को,
सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड करेंगे। देन सीजीआई में डिसमिस द कंप्लेंट, अगर लगेगा कि कोई सीरियस है नहीं है तो डिसमिस कर देंगे। अगर लगेगा कि कुछ सीरियस है तो फिर वो रिपोर्ट मांगेंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कंसर्न से कि रिपोर्ट दो मुझे। इफ द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रिकमेंड डीपर प्रोब, देन सीजीआई रिव्यू करेगा रिपोर्ट को एंड जज की स्टेटमेंट लेने के बाद एक 3 मेंबर कमेटी बनाएगा, ठीक है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ इंक्वायरी कमेटी, जिसमें कौन होगा, 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिसमें आपने देखा जे एस संधावालिया और एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और कर्नाटका हाई कोर्ट के जज, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा ना, तो 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक हाई कोर्ट के जज। तो कमेटी फॉलोज क्या, ये कमेटी ये डिटेल में कोई प्रोसेस नहीं लेती, ना ही कोई फिटनेस का एग्जामिनेशन, ना क्रॉस एग्जामिनेशन, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रिजम्पशन इन्फ्रेंसेस के बेसिस पे भी चल सकती है, यही उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं। यही तो मैं बता रहा हूँ ना, वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेंबर बन रहे हैं, वहां पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज बन रहे हैं और एमिनेंट जूरिस्ट बन रहे हैं, वहां पर एक डिटेल फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है, वहां पर एविडेंस लिए जाएंगे, एज अ ट्रायल चलेगा वो। हाँ वो जो है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये कमेटी सिर्फ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करती है एंड गिव्स द जज एन अपॉर्चुनिटी एक्सप्लेन। सिर्फ अपने फेवर में एविडेंस नहीं लेके आ सकते आप, अपने फेवर में विटनेस नहीं लेके आ सकते, बस नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि दूसरी पार्टी को सुनना है आपको, ये चीज है। देन आगे देखिए, देन उसके बाद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो कि संजीव खन्ना को दी गई थी। और उसके बाद एलिगेशन, और वो रिपोर्ट में बोल सकते हैं कि एलिगेशन हैव मेरिट्स, या फिर वो बोल सकते हैं कि मिसकंडक्ट वारंट्स रिमूवल, कि सर इनको तो रिमूव किया जाना चाहिए। देन आगे पोस्ट इंक्वायरी क्या होता है, अगर तो वो माइनर मिसकंडक्ट है तो सीजीआई मे एडवाइज द जज एंड प्लेस रिपोर्ट ऑन द रिकॉर्ड, कि उसको वार्निंग देके छोड़ दिया जाएगा। अगर सीरियस मिसकंडक्ट है तो सीजीआई उनको क्या बोलेंगे कि आप क्या कर दो, रिजाइन कर दो, जैसे कि यशवंत वर्मा को बोला कि आप क्या कर दो, रिजाइन कर दो। फिर आगे क्या होगा, अगर वो जज रिफ्यूज कर दे रिजाइन करने से, तो सीजे डायरेक्ट द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस टू स्टॉप असाइनिंग द, कि इनको कोई केस नहीं देना है इनको, जो कि यशवंत वर्मा जी के केस में भी ऐसा किया गया था कि इनको कोई जुडिशियल काम नहीं देना है। और दूसरा, इफ द जज स्टिल डज नॉट रिजाइन, अभी भी अब कोई काम ही नहीं है तो अभी भी रिजाइन नहीं करेगा, देन सीजे इन्फॉर्म्स द प्रेसिडेंट, क्या लिखा है, एंड आगे क्या लिखा है, एंड पीएम रिकमेंडिंग द रिमूवल प्रोसीडिंग्स, कि सर इनके खिलाफ क्या स्टार्ट कर दो आप, इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दो। नाउ मूविंग रेलेवेंट करंट रेलेवेंस क्या है, इन जस्टिस यशवंत वर्मा के सीजे खन्ना हैज ऑलरेडी डायरेक्टेड दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय टू स्टॉप असाइनिंग हिम जुडिशियल वर्क, ठीक है। जस्टिस वर्मा रिट इज एन, अब ये हम डिस्कस करते हैं कि ये जो जस्टिस वर्मा जी ने रिट डाली है इन हाउस इंक्वायरी के ऊपर, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इन्होंने चैलेंज किया है। Justice Yashwant Verma, facing the threat of impeachment, has approached the Supreme Court to challenge the report of, किसकी रिपोर्ट चैलेंज करी है, इन हाउस इंक्वायरी, जो ये शील नागू एक हाई कोर्ट के जज उनकी, ठीक है, इंक्वायरी दैट इंडिक्टेड हिम, क्योंकि उन्होंने तो गिल्टी पाया इनको, इन कनेक्शन विद द एलिज्ड रिकवरी ऑफ बर्न्ट करेंसी नोट्स, ठीक है। यहाँ पर पढ़ते हैं हम, जस्टिस यशवंत वर्मा के ऑब्जेक्शंस क्या हैं, आप देखिए ऑब्जेक्शंस को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जस्टिस वर्मा कंटेंट्स दैट इन हाउस इंक्वायरी established by the Supreme Court in 1999 exceeds its intended scope of self-regulation and fact finding। तो उन्होंने बोला कि इनका तो ये काम था कि बस जो इनको काम किया था कि फैक्ट फाइंडिंग लेके आओ कि वाकई इनको इन्होंने ये मिसकंडक्ट किया है या नहीं किया, इन्होंने बोला उन्होंने अपने मैंडेट को एक्सीड कर दिया है। कैसे एक्सीड कर दिया, इन्होंने रेकमेंड ये कर दिया कि इनको रिमूव कर दिया जाए। तो जब इनका मैंडेट ये नहीं है, इनका मैंडेट क्या, सिर्फ फैक्ट ढूंढ के लेके आओ कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, बट उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी है, रिमूवल की। ही आर्ग्यूज दैट इट क्रिएट्स अ पैरेलल, ये क्या कह रहे हैं जसवंत, पैरेलल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म दैट वीकन्स आर्टिकल, कि कह रहे हैं रिमूव करना या ना करना वो तो जो एक इंक्वायरी कमेटी जो पार्लियामेंट के अंदर बनेगी उनका रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए, इनकी रिपोर्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए। विच वेस्ट विद द पावर टू रिमूव द हाई कोर्ट जज एक्सक्लूसिवली इन द पार्लियामेंट, और वो कौन सा है, जजेस इंक्वायरी एक्ट। एक तो ये इनकी ऑब्जेक्शन है, दूसरी इनकी ऑब्जेक्शन है, ही सबमिट्स दैट इन हाउस प्रोसीजर लैक्स द प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। जैसे 1968 का इंक्वायरी एक्ट है, उसमें प्रोसीजर सेफगार्ड्स क्या है कि जज भी अपने फेवर में एविडेंस लेके आ सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, सारा कुछ, कहते हैं यहाँ पर प्रोसीजर सेफगार्ड नहीं, सच एज यहाँ पर कोई फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग नहीं होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का कोई प्रूफ लेके नहीं आ रहे आप, सिर्फ प्रिजम्पशन एंड इन्फ्रेंसेस के बेस पे अपनी रिपोर्ट दे रहे हो। तो उन्होंने बोला, इसको चैलेंज किया उन्होंने, यशवंत वर्मा जी ने। देन आगे देखते हैं, when Justice Verma argues that Chief Justice of India lacks, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें संजीव खन्ना जो उस टाइम पे थे, कि लैक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस और डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर द हाई कोर्ट जजेस, कि हाई कोर्ट के जज के ऊपर चीफ जस्टिस का क्या ये सुपरिटेंडेंस है, एंड इन हाउस प्रोसीजर कैन नॉट ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड टेन्योर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट किया ना कि जज को आप हटा नहीं सकते, तो वो तो कहाँ हटा रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट हटाएगी,
ही कंटेंट्स दैट इन हाउस प्रोसीजर वाज इम्प्रॉपरली इन्वॉल्व्ड विदाउट अ, उन्होंने बोला कि सर मेरे खिलाफ किसी ने कंप्लेंट की ही नहीं, ये तो मीडिया के अंदर आया तो खन्ना जी ने अपने आप ही इन हाउस इंक्वायरी बिठा दी कि मेरे खिलाफ तो कोई कंप्लेंट की नहीं. इट इज ओनली ऑन द प्रिजम्प्टिव क्वेरीज अबाउट द बर्न्ड करेंसी फाउंड इन द आउट हाउस. ही आर्ग्यूज दैट द प्रोसीजर इज नॉट डिजाइन्ड फॉर सच सर्कमस्टांसेस. उन्होंने बोला जब तक कंप्लेंट ही नहीं फाइल हुई मेरे खिलाफ. आगे देखिए वर्मा, आगे देखिए, और नेक्स्ट है ये ऑब्जेक्शन नंबर आपकी है 5th. Justice Verma alleges that Supreme Court press release on March 22 disclosed unverified allegation. अब जब ये इन हाउस इंक्वायरी की रिपोर्ट आई ना तो जस्टिस संजीव खन्ना ने इसको पब्लिक करा. इनके ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगाया कि सर इन्होंने अनवेरिफाइड एलिगेशन जो है मेरे खिलाफ ये आपने पब्लिक कर दिया प्रेस रिलीज के अंदर, एंड इट ट्रिगर्ड अ मीडिया ट्रायल. मीडिया ने मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दिया, एंड इट कॉज इरिपेरेबल हार्म टू हिज रेपुटेशन. जबकि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जब तक कोई चीज साबित नहीं हो जाती तब तक आप अब मीडिया ने क्या सारी इंडिया यही कहती है कि ये इन्होंने ऐसा किया होगा. बट एक बात बताओ, उन्होंने उसको रिलीज क्यों किया बताओ सुप्रीम कोर्ट के, ये जो रिपोर्ट फाइंडिंग आई को रिलीज करा, हालांकि वो देखो कोई एविडेंस के बेस पर नहीं है. आपने बताया कि क्यों रिलीज करा, वो उन्होंने आगे इसका इसका आंसर ये है कि देखो भाई जो जुडिशरी है उसका एक लोगों की आइज में फेथ है कि हर एक कॉमन इंसान कहाँ लेके जाता है अपने डिस्प्यूट्स, जुडिशरी में. आप वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मेरिट को, इंस्टीट्यूशनल मेरिट को दिखा रहे हैं कि भाई जो जुडिशरी है वो ट्रांसपेरेंट है, वो फेयर है, ट्रांसपेरेंट है. अगर हमारे जज ने ऐसा कुछ किया तो हम आपको सब दिखा रहे हैं. तो वो अपना इंस्टीट्यूशनल मेरिट भी तो प्रूव करना है. समझ में आई बात या नहीं? आगे देखिए आप, आगे he claims that 3-member committee failed to notify him of a procedure नहीं बताए, denied him opportunities to respond to the evidence, examined witnesses in his absence, provided paraphrase statements instead of video recordings नहीं करी इन्होंने. He further alleges that the committee selectively disclosed incriminating material, ignored exculpatory evidence. जो मेरे फेवर में एविडेंस था वो तो दिखाया नहीं, बस इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस सारे दिखा दिए. एक्सकल्पेटरी एविडेंस जो थे, हाँ जी, ये दिखाए नहीं. रिवर्स द बर्डन ऑफ प्रूफ विदाउट नोटिस, बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर डाल दिया उल्टा इन्होंने बोला. एंड डिनाइड हिम अ पर्सनल हियरिंग वायलेटिंग आर्टिकल 14 प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस एंड, ये कह रहा है कि ये इन्होंने ऐसा किया. देन जस्टिस वर्मा आर्ग्यूज दैट द कमिटीज मैंडेट वाज कन्फाइंड टू सिर्फ नॉन कंटेंशियस इश्यूज जैसे सच एज प्रेजेंस ऑफ कैश एंड लोकेशन ऑफ द हाउस, बस यही फाइंड करना था. इट फेल टू एड्रेस क्रिटिकल इश्यूज, बट ये कमेटी ये बता ही नहीं रही व्हेन, हाउ एंड बाय हुम वाज अ कैश प्लेस. ये कह रहे हैं किसने रखा वहां जाके कैश, ये तो कमेटी बताए. हाउ मच कैश वाज इन्वॉल्व, वाज इट जेन्युइन, व्हाट कॉज द फायर, क्या पता नकली कैश दिखा दिया हो वहां पर किसी ने रख के. एंड वाज ही रिस्पांसिबल फॉर द alleged रिमूवल ऑफ करेंसी एमिनेंट्स, क्या उन्होंने रिमूव करे वहां से, किसने रिमूव करे वहां से. देन ही कंटेंट्स दैट द कमिटी फाइनल रिपोर्ट व्हिच वाज फाइनलाइज्ड इज relied only on inferences, guess work, inferences rather than evidence, concluding that allegations were, तो एविडेंस तो लिया नहीं बट शो करें एज अ प्रूव्ड. एंड उन्होंने रेकमेंड भी कर दिया क्या, रिमूवल प्रोसीडिंग्स. द रिपोर्ट फेल टू क्लैरिफाई द कैश ओनरशिप, क्वांटिफाई ऑथेंटिसिटी, ये बताया नहीं. जस्टिस वर्मा alleges that CGI endorsed the committee's finding. CGI ने, संजीव खन्ना जी ने भी इस कमेटी की फाइंडिंग को क्या करा, एंडोर्स करा on May 4 hours after he received the report and advised him to resign or opt voluntarily retirement ले लो या resign कर दो. ठीक है, under a threat of removal proceeding. He claims he was denied a personal hearing contrary to the president. तो मुझे personal hearing नहीं दी इन्होंने, कुछ नहीं किया, natural justice की violation करी इन्होंने. Then Justice Verma arguments that in-house procedure lacks कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूटरी सैंक्शन. उन्होंने बोला ना तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी कोई सैंक्शन है ना ही कोई लॉ के अंदर इसकी सैंक्शन है. प्रोसीजर ओरिजिनेट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, कौन से केस में, सी रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस ए एम भट्टाचार्य, which recognize the need for an in-house mechanism to address complaint against high court judges. The court held that chief justice of a high court after verification confidential inquiry should consult the CJI to address allegation of misconduct. This mechanism fills the gap between proved misbehavior under the constitution and जो छोटे मोटे misbehavior होते हैं, ये हमने पढ़ा ही था. फिर ये एक्स वर्सेस हाई कोर्ट का जज, ये भी हमने पढ़ लिया था, जो वो लेडी जज थी. देन इंक्वायरी अगेंस्ट द जज इन्वॉल्व, ये हमने पढ़ लिया था. ठीक है, और उसके बाद आप ये देखिए एक बार, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे कौन से, रंजन गोगोई. When the former Chief Justice of India Ranjan Gogoi was accused of sexual harassment by a staff member, एक staff member ने Chief Justice of India के ऊपर allegation लगाया था sexual harassment का. A similar in-house mechanism consisting of 3 judges was established and a report was submitted. Thus the procedure has not only been reportedly used. तो ये जो मतलब बेसिकली जो इनके एलिगेशन है ना उसको चैलेंज किया गया है कि उन्होंने बोला कि ये कह रहे हैं ना ये स्टैट्यूटरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो फिर पहले भी तो ये यूज हुआ है, पहले भी तो यूज किया गया इसको, सीजीआई के खिलाफ भी यूज किया गया है सिर्फ.
आगे देखिए, इन केस ऑफ वुमेन जज की जो ये केस आया था, हु alleged sexual harassment, the three-member committee found insufficient evidence to support the claim. Despite this finding, the process under Judges Inquiry Act was followed. तो उन्होंने बोला कि सर ये जो है मेरे खिलाफ इन्होंने रिमूवल प्रोसीडिंग की रिकमेंडेशन दी है, तो कोर्ट में ये पार्लियामेंट में जाके इम्पीचमेंट होगी। बट यहाँ पर अगर ये इसको बोल भी दें कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अल्टीमेटली तो इनकी इम्पीचमेंट कहाँ पर होनी है जाके, वहां पर तो इंक्वायरी कमेटी अलग से बैठेगी बैठेगी, बोलो यस और नो। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का जो केस आया था, यहाँ पर कमेटी बैठी थी, उन्होंने उस जज को जो है इनसफिशिएंट एविडेंस के बेस पे रिपोर्ट सही नहीं दी थी, बट फिर भी उनके खिलाफ क्या स्टार्ट हुआ था, पार्लियामेंट के अंदर क्या स्टार्ट हुआ था, जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर उनके खिलाफ ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी। तो बेसिकली रिस्पॉन्स टू जस्टिस वर्मा's प्रोसीजर ऑब्जेक्शंस ये सारे हैं, ठीक है। एंड अब आप देखो, जस्टिस वर्मा कंटेंशन दैट द प्रोसीजर वाज इम्प्रॉपरली इन्वोक्ड विदाउट अ फॉर्मल कंप्लेंट, ये भी कह रहे हैं कि इसका कोई मेरिट नहीं है, ये कह रहे हैं ना कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट नहीं है, इसका कोई मेरिट नहीं है, क्यों? बिकॉज जो इनके बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी, जो इनके बीच में वो हुई थी communication, Justice, Chief Justice of the Delhi High Court and the then Chief Justice Sanjeev Khanna indicates that inquiry was initiated after ascertaining facts about the existence of the currency notes. तो उन्होंने बोला कि भाई करेंसी नोट्स जब मिले थे उसके बाद ही तो इंक्वायरी स्टार्ट हुई है, ये जब ये फैक्ट फाइंडिंग होगी कि वाकई सर वहां से क्या मिला है, करेंसी नोट्स मिले हैं, तो कंप्लेंट ना भी आई हो, ये सबसे बड़ा एविडेंस है कि कैश मिला वहां पर। जस्टिस वर्मा डिड नॉट डिनाई द प्रेजेंस ऑफ द नोट्स, ये भी डिनाई नहीं करा कि नोट्स वहां पर नहीं थे, और ना ही ये डिस्प्यूट करा कि जो ये वीडियो जो आ रही है ये नकली वीडियो या कुछ ऐसा है। द इन हाउस प्रोसीजर डज नॉट मैंडेट अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कंप्लेंट, तो ये भाई कोई कंप्लेंट, कोई ये नहीं कि स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कंप्लेंट आएगी तभी ये स्टार्ट होगा, तो उनके जो ये ऑब्जेक्शन है उसको रिफ्यूट किया जा रहा है। इस केस में जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के केस में इट फर्दर क्लैरिफाई दैट सीजीआई हैज द अथॉरिटी टू अडैप्ट द प्रोसीजर टू इंश्योर फेयरनेस एंड जस्टिस वर्मा हैज नॉट एलिज्ड एनी बायस। जस्टिस वर्मा ने बायसनेस तो कुछ नहीं बताई कि ये बायस थे जो जजेस बैठे हुए थे, बायसनेस के बारे में बात नहीं की है, ठीक है। अब आप ये जो है इसको मैं आपको दूंगा, ये आप पढ़ लेना, बट बिफोर दैट जो आज का वो है, ये सुप्रीम कोर्ट का, ये देखिए आप प्लीज। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, व्हाई डिड हाई कोर्ट जज सबमिट टू इन हाउस इंक्वायरी। भाई जब आप कह रहे हो कि इन हाउस इंक्वायरी सही है ही नहीं, ये फेयर नहीं है, तो फिर आपने जब ये सारी इंक्वायरी चली थी फिर आपने इसमें पार्टिसिपेट क्यों किया? मीन्स यू वर वेटिंग फॉर अ फेवरेबल आउटकम, जब फेवरेबल नहीं आया तो अब आप उसको क्या कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो। तो आप पढ़िए जरा इसको। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे क्वेश्चन द हाई कोर्ट जज वर्मा चॉइस टू सबमिट एन इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर इनटू एन एलिगेशन ऑफ बर्न क्रैश फाउंड एज ऑफिशियल रेजिडेंट। तो उन्होंने बोला कि द प्रोसीजर टू बी कंप्लीटेड कॉन्ट्रेरी टू द, उन्होंने बोला कि ये जो प्रोसीजर है ये क्या है, कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है। The bench of Justice Dipankar Datta and AG Masi asked whether he was at that time looking for a favorable outcome. क्या आप उस टाइम पे ये वेट कर रहे थे फिर आप? The query came after the senior advocate Kapil Sibal complained that the action taken by the Supreme Court at that time, including release of sensitive visual audio material showing burned currency, convicted Justice Verma in the eye of public eye. लोगों के लिए तो वहीं पे आपने कन्विक्ट कर दिया, जबकि वो एविडेंस बेस पे नहीं था। देयर वाज अ पब्लिक फरोर, पब्लिक कितना हंगामा हुआ था वहां पर, एंड मीडिया इंटरेक्शंस नेम द जज एक्यूजेशन वाज लेवल अगेंस्ट हिम, एंड ये इन्होंने बोला ही वाज कन्विक्टेड इन द पब्लिक आई। Mr. Sibal said the process of removal of judge was covered under Article 124 of the 4 of the Constitution. The inquiry had to be done under the Judges Inquiry Act. The senior counsel said that sensitive material regarding the sitting High Court judge जो है ये आप नहीं दे सकते। एक आर्टिकल आप याद रखना, आर्टिकल 121 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहता है कि आप किसी भी सिटिंग हाई कोर्ट के जज के कंडक्ट के बारे में या उसके कोई भी जो उसने जजमेंट को पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दे सकते हो, बट पार्लियामेंट के अंदर लिखा हुआ है दैट किसी भी हाई कोर्ट के जज के कंडक्ट के बारे में आप डिस्कशन नहीं कर सकते, ठीक है ना, पब्लिक डिस्कशन ऑन हिज कंडक्ट, आर्टिकल 121 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी सिस्टम जो इन्होंने यहाँ पर बात करी, ठीक है। और ये सारी कहानी है जो एलिगेशन मैंने आपको बताए। विद दिस आई एम ओवर विद दिस टॉपिक, ये जरूर पढ़ लेना आप, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसमें ये इनके एलिगेशन जो आप एग्री कर रहे हो ना कि जस्टिस यशवंत वर्मा के जो ऑब्जेक्शन है वो सही हैं, उनको रिफ्यूट करने के लिए जितने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है।